ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश वक्फ और तनाज़ात का चोली दामन का साथ हो गया है। एक तनाज़ा खत्म नहीं होता कि दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाता है। नया तनाज़ा वक्फ बोर्ड के जरिए ईदगाह की तामीर करवाने और काम करने वालों को मजदूरी अदा न करने का है। ईदगाह मस्जिद के कर्ज को अदा करने के लिए संयुक्त मोर्चा ने चंदा करके वक्फ बोर्ड को रकम पेश की है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। वक्फ बोर्ड की बेहिसी और वक्फ अमलाक पर बढ़ते नाजायज कब्जों से तो सभी वाकिफ हैं। नया मामला वक्फ बोर्ड के जरिए भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह की तामीर करवाने और उसका पेमेंट नहीं किए जाने का है। ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी का है, बल्कि एमपी वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन गफरान आजम के अहद में जब एशिया की बड़ी ईदगाह की मशरकी दीवार शिकस्ता हुई तो इसकी तामीर का ऐलान किया गया। ईदगाह की तामीर का काम भी शुरू हुआ और 90% काम मुकम्मल भी हुआ, लेकिन इसकी अदायगी 6 साल से नहीं की गई। ईदगाह की तामीर का काम धौलपुर राजस्थान के मोहम्मद इस्लाम ने लिया था, लेकिन 6 साल से ईदगाह की तामीर करने के बाद भी जब रकम की अदायगी नहीं की गई तो संयुक्त मोर्चे ने इस मामले को लेकर जुलूस निकाला और वक्फ बोर्ड को भीख मांगकर चंदा पेश किया ताकि ईदगाह की तामीर जिन लोगों ने की है और जो इनकी अदायगी वक्फ बोर्ड की जानिब बाकी है, इसको अदा किया जा सके। 6 साल से एक गरीब का काम मस्जिद में कराता है अल्लाह के घर में और उसका बिल वक्फ बोर्ड नहीं देता है। क्या मजबूरी है वक्फ बोर्ड की? क्यों नहीं देता बिल? क्या मजबूरी है? डाकू बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब अल्लाह के घरों का हिसाब नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे यहाँ पर वक्फ बोर्ड पे लोगों के साथ? उसके बाद शौकत भाई आए, परमिशन ली कि साहब ये काम कंटिन्यू रखो। ये बंदे सर ऊपर से बोलने लगे नहीं आप काम कंटिन्यू रखिए। उसके बाद मैंने 2 महीने काम करा, 7 लाख रुपए काम करा। शौकत भाई ने मुझसे इतना पैसा लिए, थोड़े पैसे ले लीजिए। मैं उसमें एग्री हो गया, 3 लाख की बोली। मतलब दूसरे ने बोला मुझसे 2 लाख ले लीजिए। फिर 2 दिन बाद बोला ये सभी अकाउंट नंबर जावेद भाई का अपना लिखवा दीजिए, 1 दिन के बाद पैसे डाल दूंगा। आज 6 साल हो गए। संयुक्त मोर्चा ने वक्फ बोर्ड के सामने एहतजाज करते हुए बोर्ड के सीईओ को मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने इस मामले में कुछ इस तरह जवाब दिया। ईदगाह है, ईदगाह पे तामीर की बात है और साबिक चेयरमैन मरहूम गफरान आजम साहब 2008 से लेकर 13 तक रहे। उस दरमियान कुछ तामीरी काम हुआ, जो बहुत सारा काम हुआ। तो उसके अंदर जिन्होंने पैसे लगाया, जिन्होंने काम किया, जिनके मटेरियल था, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारा पैसा नहीं दिया गया है। ये बात आज मेरे सामने आई है और आज शमसुल हसन साहब ने मुझे एक ज्ञापन दिया है। जहाँ तक ईदगाह का सवाल है, ईदगाह औकाफ अम्मा की ज़ेर तौलियत है और उनके ही सर्वेयर उनके अंडर में काम हो रहा था। ये जो ज्ञापन दिया है इसके ऊपर मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा, तत्काल कार्रवाई करके इनको भी सूचित करूंगा और जो आवेदक है उसको भी सूचित करूंगा। संयुक्त मोर्चे ने ईदगाह को कर्ज से आजाद कराने और इसमें काम करने वाले ठेकेदार और मजदूरों के मेहनताना को लेकर एहतजाज करते हुए 1 हफ्ते में अदायगी करने का इंतबाह दिया है, लेकिन बोर्ड में किसी कमेटी और चेयरमैन के ना होने से अदायगी की सूरत नजर नहीं आती है। मुस्तकबिल में यह मामला मजीद तूल पकड़ सकता है। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में मौजूद दरगाह नजफ अली शाह कदीम दरगाह है और दरगाह के बाहर अहाते में कब्रिस्तान और बाग है, जिसकी बाउंड्री समाजवादी हुकूमत पर गिराई गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद आस पड़ोस के कुछ लोगों ने बाउंड्री की दीवार के एक हिस्से को तोड़ दिया और कब्रिस्तान के एक हिस्से को खिंजीर के गोश्त का कारोबार करने वाले लोगों ने अपने पालतू जानवरों का बाड़ा बना लिया। इस तरीके से अब शहर के कीमती इलाके में मौजूद दरगाह की प्रॉपर्टी पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दरगाह इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान अब इन हालात में वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा हो जाने का खतरा जाहिर कर रहे हैं। मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 3 में नजफ अली वक्फ की प्रॉपर्टी तकरीबन 200 साल कदीम ये जगह है, जहाँ पर कब्रिस्तान भी है और जो है दरगाह भी है। लेकिन जो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है वो किस तरह से खुरबुर्द हुई है, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से ये दीवारें तोड़ी गईं और इसके बाद इसको पूरा जो है वो खंजीर का एक फार्म हाउस की तरह बना दिया यहाँ रहने वालों ने। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इस प्रॉपर्टी की। और किसी वक्त में ये बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी, यहाँ पे बाग था और इसके बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये वो दरगाह है
जो नजफ़ अली साहब से मंसूब है। प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए समाजवादी गवर्नमेंट के वक्त में जब कब्रिस्तानों की और शमशान की बाउंड्री कराई गई थी, उस वक्त ये कराई गई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट के जाने के बाद ही यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है वो शुरू हुआ, और उसी के साथ ही जो ये दीवार है इसको तोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर जो है ये जो खंजीर है, फार्म है, यहाँ पर जो रहते हैं इनको पालने वाले, वो यहाँ पर इन्होंने आके और इसको बुरी तरह से इंक्रोचमेंट किया है। इस वक्त हमारे साथ शाहिद साहब हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं। ये अभी पिछले जो है मुलायम सिंह वो अखिलेश यादव जी के टाइम में जो है ये दीवार कराई गई थी। रात के टाइम आगे कुछ शरारती तत्वों ने इस दीवार को तोड़ दिया। इस पर बड़ी बहसंबाजी भी हुई, सारी चीज़ें भी हुई, हमने कंप्लेंट भी करी, थाने में भी कहते हैं, मगर अब कुछ ऐसा ख़ास वो नहीं होता, परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसमें वही अल्पसंख्यक ऑफिस के अंदर जो है कंप्लेंट करी थी, वो कहने लगे कि अभी फ़िलहाल तो कुछ हो नहीं सकता, और इधर इस दौरान तो कोरोना के टाइम में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा भाई। एक कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल जो स्कीम थी उसके तहत उसमें बाउंड्री कराई गई थी, तो जो भी उसमें तोड़ फोड़ है उसकी मरम्मत करा दी जाएगी उसमें, और उसके सुरक्षा का पूरा वो रखा जाएगा। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का आज पटना में इंतखाब हुआ। चौथी बार मोहम्मद इरशादुल्लाह को सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद मोहम्मद इरशादुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो पूरी ईमानदारी से औकाफ की हिफाजत और वक्फ बोर्ड की तरक्की का काम करेंगे। मोहम्मद इरशादुल्लाह के मुताबिक तमाम अजला में एक एक वक्फ भवन की तामीर के साथ ही रिहायशी स्कूल कायम करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं पटना में तामीर हो रहे अंजुमन इस्लामिया की तामीरी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की कोशिश की जाएगी। एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई जाए, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अंजुमन इस्लामिया जो कल्ब शहर पटना में है उसकी तामीर शुरू हो गई है। हाई कोर्ट मज़ार जो बुज़ुर्गों का दियार है वहाँ भी काम शुरू हो गया है। मज़ार गली बेली रोड पे वहाँ भी काम शुरू हो गया। इस तरह से पूरे बिहार में तकरीबन दर्जनों जगह आज काम चल रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो है सो जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक बेमिसाल है, और फिर आगे ये 5 साल का जो मुझे टेन्योर मिलेगा हम पूरी जी जान लगा देंगे। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पर बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड है। आज से यूपी में स्कूल और मदारिस में ऊंची जमातों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। दारुल उलूम फिरंगी महल के जिम्मेदार मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तालीमी सरगर्मियों के जुज़वी तौर पर बहाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने अपील की कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर संजीदगी से अमल दरामद किया जाना चाहिए। मुल्क में कोरोना वबा के पेश नज़र बंद किए गए स्कूल आज तकरीबन 8 माह बाद खुले हैं, लेकिन स्कूल में तलबा की तादाद ना के बराबर है। अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल में आज 9वीं 10वीं के तलबा पहली शिफ्ट में और 11वीं 12वीं क्लास के तलबा दूसरी शिफ्ट में स्कूल तो पहुँचे, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। स्कूल के नायब प्रिंसिपल ताहिरा सिद्दीकी ने बताया कि हम हुकूमत की बताई हुई तमाम गाइडलाइंस पर अमल पैरा है और इस कोशिश में है कि सरपरस्तों से इजाज़तनामा के बाद ही तलबा को क्लासेस में एंट्री दी जाए। गेट पे प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है बच्चों की, और क्लासेस को भी इस तरीके से मार्क कर दिया है कि कोई बच्चा आपस में एक साथ ना बैठे। टीचर्स को भी ड्यूटीज़ पे लगा दिया है कि आप ध्यान रखें कि बच्चे घुले मिले ना ज़्यादा, और बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि एक तो पहले हमने सबसे पहले एक परमिशन स्लिप बनाई है जो हमने पेरेंट्स को भेजी। जो बच्चा वो परमिशन स्लिप ला रहा है अपने पेरेंट्स को उसी को परमिशन दे रहे हैं, हम एंट्री दे रहे हैं। मुझे बहुत बेहतर लग रहा है यहाँ आकर। अब टीचर से रब्ता कर पा रहे हैं, उनसे डाउट्स इजीली पूछ पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में वो फील नहीं आ पा रही थी। प्लस 11 का जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत टफ होता है, और गवर्नमेंट बहुत प्रिकॉशंस लेके हमारे स्कूल्स खुलवा रही है, उसका थैंकफुल हैं हम। और कोविड के पैंडमिक के बाद आज हमारा फर्स्ट डे है स्कूल में। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे स्कूल खुलने के लिए, और सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और सैनिटाइजेशन फुल है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मकानों को मुनहदिम न किए जाने के हुक्म के बावजूद जायदादों को जमींदोज करने की योगी हुकूमत की कार्रवाई लगातार जारी है। योगी हुकूमत ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले
लैंड माफियाओं और सियासी शख्सियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया है। इसके तहत योगी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जायदादों को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासती हुकूमत की कार्रवाई पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। तकरीबन 2 माह पहले शुरू की गई योगी हुकूमत की कार्रवाई का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। योगी हुकूमत ने समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई साबिक एमएलए खालिद अशरफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। रियासती हुकूमत की इन कार्रवाइयों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई अर्जियां भी दाखिल की गई हैं। गुज़िश्ता 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को वाज़ेह हुक्म दिया था कि 1 माह तक रियासत में किसी भी इमारत को मुनहदिम न किया जाए, लेकिन योगी हुकूमत ने अदालत के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए अपनी इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप सारे प्रोसीजर्स को अपनाते हुए और 30 दिन के अंदर डिस्पोजल करें और 30 दिन से पहले आप डिमोलिश न करें। चीफ सेक्रेटरी को रजिस्ट्रार के थ्रू कॉपी भेजा है और ये कहा है कि जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उन सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी को सर्व कर दिया जाए ऑर्डर और वो इसका पालन किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नियम के तहत बिल्डिंग नहीं बनी है और हर बिल्डिंग में सेटबैक छोड़ा जाता है। अगर सेटबैक छोड़ा नहीं गया है या दाहिने बाएं कहीं ज़मीन थोड़ा बहुत जो है कवर कर ली गई है तो आप उस पोर्शन को ही डिमोलिश कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप पूरी बिल्डिंग जो गिरा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कानून का मजाक या बल्कि ये कहिए कि अपने इख्तियारात और अपने अधिकार को आप दिखा रहे हैं और आप इस तरह से डिमोलिशन करके आप कुछ मैसेज किसी एक अलग कम्युनिटी को देना चाहते हैं। गर्चे मकामी इंतजामिया ने रामलोचन यादव और दिलीप मिश्रा जैसे हिस्ट्री शीटर के खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन इंतजामिया की बेशतर कार्रवाई मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ही देखने को मिल रही है। मकामी इंतजामिया इस बात से इनकार कर रहा है कि वो किसी मखसूस फिरके को निशाना बना रहा है। अपराधी हिस्ट्री शीटर टोटल जुल्फकार का अवैध निर्माण है, 3 मंजिला निर्माण है, प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्गज। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मंजिल स्वीकृत करा देना अवैध निर्माण कराया गया था। इसका विधिक ध्वस्ती का आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया, जिसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन ने सहयोग से इसको डिमोलिश करवा रहे हैं और इस अपराधी को पुलिस द्वारा भी गैंगस्टर एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में कार्रवाई की जा रही है। हज 2021 की तैयारियों के लिए वज़ारत अक़लियती उमूर की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हज कमेटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारान और सऊदी अरब के तर्जुमान औसाफ सईद ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। मीटिंग के बाद मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2021 कोरोना के मद्देनज़र बैनुल-अक़वामी गाइडलाइन पर मुनहसर होगा। हज 2021 जून जुलाई महीने में होना है। ख्याल के रवां साल सऊदी हुकूमत ने हज के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए सख्त इंतजाम किए थे। मास्क, सैनिटाइजेशन और समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया था। कोरोना के सबब सऊदी अरब में मुकीम महदूद लोगों को ही हज की इजाज़त दी गई थी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स करने वाले हज़ारों तलबा और तलबात के लिए रोज़गार के मज़ीद दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि कौंसिल अपने कंप्यूटर कोर्स को O लेवल बनाने की तैयारी कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के पूरे मुल्क में 2876 कंप्यूटर, उर्दू, अरबी, फारसी, पेपर मशे और दीगर सेंटर्स हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के सिर्फ कंप्यूटर कोर्स कराने वाले 536 सेंटर्स हैं। इन सेंटरों पर हर साल लाखों तलबा व तालिबात न सिर्फ कंप्यूटर कोर्स करते हैं बल्कि उर्दू, अरबी, फारसी भी सीखते हैं। 27 रियासतों में चल रहे सेंटरों में सबसे ज्यादा 135 सेंटर उत्तर प्रदेश में है। आज से पहले जो हमारे कंप्यूटर सेंटर्स के जो तालिबे इल्म होते थे उनकी सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से उसको मान्यता नहीं मिली थी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। लेकिन अब इस साल से हमारे जितने स्टूडेंट्स जो कामयाब होंगे हमारे कंप्यूटर सेंटर से, उनकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अब उनकी डिग्री को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है और उस डिग्री की बदौलत उनको कहीं भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये सरकार है, मौजूदा हुकूमत, ये उर्दू के तई काफ़ी संजीदा है। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा जो अभी मौजूदा
जो सिलेबस है उसमें तब्दीली की जाए और इस सिलेबस में तब्दीली करने के बाद इसको ओ लेवल तक लेके जाया जाए। कौमी उर्दू काउंसिल की कंप्यूटर सेंटर स्कीम इस कदर कामयाब है कि लाखों तलबा और तालिबात ये कोर्स करना चाहते हैं। एक और एडवांटेज जो इसका है स्किल डेवलपमेंट का कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो वो स्टूडेंट जो है अभी हमारा जो है वो नहीं ले पाता था क्योंकि हमारा कोई एफिलिएशन नहीं था स्किल डेवलपमेंट के अंडर में। तो वो अब स्किल डेवलपमेंट के अंडर वो स्कॉलरशिप के अपनी स्टेट के थ्रू और अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के थ्रू वो अप्लाई कर सकता है। कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर्स को ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली है। लॉकडाउन के बीच भी सेंटर ऑनलाइन मोड में चलते रहे हैं और अभी भी ट्रेनिंग और पढ़ाई जारी है। जब लॉकडाउन हुआ तो एनसीपीएल ने टीम एक ऐप हमें प्रोवाइड की थी जिसके थ्रू सबको आईडी दी गई थी और उसी से हमने क्लास का सिलसिला जारी रखा। कोरोना की वजह से तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ा, लेकिन उसी दौरान हम लोगों ने हम लोग पहले तो स्टार्टिंग में जैसा लॉकडाउन जब हो गया था तो उस टाइम पे हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग घर से भी हम लोग कोशिश किए। घर से भी हम लोग ऑनलाइन के मोड में यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए जितना भी पॉसिबल हो सका हम लोगों ने क्लासेस दिए। उसके बाद फिर हम लोग को एनसीपीएल के थ्रू कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल कराए गए हैं। उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर हम लोग लेते रहे। वज़ारत स्किल डेवलपमेंट से कंप्यूटर कोर्स की मान्यता ने पूरे मुल्क में उर्दू वालों पर सरकारी नौकरी के दरवाजे खोले हैं और अब कोर्स को ओ लेवल तक ले जाने से ये कोर्स करने वाले उम्मीदवार टीचिंग और बड़ी पोस्टों के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी हाँ, ये शेर है उर्दू के मारूफ रोमानी और तरक्की पसंद शायर इसरारुल हक मजाज का। आज इनका यौम पैदाइश है। इसरारुल हक मजाज ने जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक शानदार तराना दिया, वहीं उर्दू शायरी को रोमानियत से माला माल कर दिया। मजाज ने तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी के बाद समाज के पसमानदा तबकात के लिए भी आवाज़ उठाई। मजाज ने नज़्म को नई वसअतें और गज़ल को नया लहजा दिया। मजाज 19 अक्टूबर 1911 को लखनऊ के करीब कस्बा रदौली ज़िला बाराबंकी में एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख मल्लापुरम की जानिब से एक ऑनलाइन सेमिनार सर सैयद का विजन और मिशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत शोबा कानून के डीन प्रोफेसर शकील अहमद समदानी ने की। इस मौके पर एमयू के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके अब्दुल अजीज़ के साथ दीगर दानिश्वर भी मौजूद रहे। सेमिनार में मौजूद दानिश्वरों ने सर सैयद तहरीक को आगे बढ़ाने और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर मुल्क व मिल्लत के फलाह व बहबूदी के लिए काम करने की तलकीन की। प्रोफेसर शकील समदानी ने कहा कि सर सैयद के मिशन को साउथ इंडिया के लोगों ने जिस तरह से समझा और अमल किया, इस तरह नॉर्थ इंडिया के लोगों ने नहीं समझा। सैयद के तालीमी मिशन को और समाजी मिशन को नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा साउथ इंडिया ने समझा, और यही वजह है कि हम अगर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह में जाते हैं तो हमें बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेजेस मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, शफाखाने मिलते हैं और बहुत समाजी काम वहाँ पर हो रहा है। लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, मैं देखता हूँ कि समाजी काम और तालीमी काम की तरफ बहुत कम ध्यान है। इसलिए मैं इस सेमिनार के मौके पर ये लोगों से कहना चाहता हूँ नॉर्थ इंडिया के कि वो सर सैयद के तालीमी मिशन को पूरा करें। लॉकडाउन की वजह से सनअती शहर मालेगांव में बड़े पैमाने पर टेलरिंग के कारोबार से मुंसलिक अफराद परेशान हैं। कपड़ों की सिलाई करने वालों के घरों का चूल्हा बंद पड़ा है। दशहरा, दिवाली, ईद वगैरह के मौके पर टेलरों और कारीगरों को सर ऊपर उठाकर बात करने तक का मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस साल कोरोना वबा और लॉकडाउन ने टेलरिंग कारोबार की सूरत हाल ही तब्दील करके रख दी है। हमारे कस्टमर आते हैं तो हमारा काम चलता है, मगर अभी कस्टमर की परेशानी, अभी लॉकडाउन की वजह से कस्टमर पास ही कुछ नहीं आ रहा है, तो जब वो कुछ खरीदी करेंगे तो हमारे पास आएंगे, तो इसके लिए हमारा काम तो एकदम बंद पड़ा है। ये मालेगांव शहर के अंदर 5000 से ज़्यादा टेलर हैं और जब से लॉकडाउन लगा है तब से सारे टेलर बेकार हो गए हैं, क्योंकि काम ही नहीं आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से सारे कारोबार बंद है, कारोबार बंद होने की वजह से टेलरों का भी कारोबार बंद है। टेलरों का कारोबार बंद होने की वजह से जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले, वो सब बेकार हो गए हैं।
बेकार होने की वजह से सब अपने कोई गौंडी काम कर रहा है, कोई मिस्त्री काम कर रहा है। हम सरकार से ये विनती करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि सरकार अगर मालेगांव शहर के अंदर कोई बड़ी कंपनी, गारमेंट कंपनी अगर कोई लाती है तो हम मालेगांव शहर के टेलर लोग उसको कम खर्च में और कम पैसे में हम लोग काम और अच्छा। सोशल मीडिया नफरत फैलाने का जरिया बन चुका है, लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए एक मौसीकार ने खामोश एहतजाज का रास्ता इख्तियार करके हुकूमत को मुतवज्जह करने की कोशिश की है। अमर वानखेड़े बुनियादी तौर पर म्यूजिक आर्टिस्ट है, लेकिन पिछले 6 महीने से इन्हें काम नहीं मिला है। महाराष्ट्र में इंटरटेनमेंट पर अभी भी पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से सैकड़ों फनकार बेरोजगार हैं। अमर ने सेव आर्ट सेव आर्टिस्ट हैशटैग के तहत औरंगाबाद के कनॉट प्लेस इलाके में तनहा एहतजाजी धरना दिया। इसका कहना है कि हुकूमत इमदाद की यकीन दहानी करा रही है, लेकिन हमें इमदाद नहीं, काम चाहिए। वाज़ेह है कि सिर्फ औरंगाबाद शहर में ही मुख्तलिफ शोबों से काम करने वाले फनकारों की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। अमर वानखेड़े के इस एहतजाज को सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूलियत मिल रही है। सर बस हमारी रिमार्क्स इतनी ही है कि आप अगर हमें अनुदान देते हैं तो अनुदान देने से बेटर आप हमारा काम चालू कर दीजिए। तो बेसिकली इतना ही होगा कि हमारा काम चालू हो जाएगा तो हम लोग सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अनुदान आप कब तक दोगे और हम भी कब तक लेंगे। सर वी आर आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट, वी आर ऑल आर्टिस्ट। यानी आपको भीख नहीं चाहिए? एग्जैक्टली सर, हमें भीख नहीं चाहिए। आप हमारा काम शुरू कर दीजिए, हमें भीख नहीं मांगना और हमें सुसाइड भी नहीं करना। हैदराबाद कर्नाटक के मुमताज़ आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने इलाके के आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर का आगाज़ किया। इस न्यूज़लेटर का नाम रॉयल आर्ट टाइम्स रखा गया है। कन्नड़ा और उर्दू अदब व सकाफ़त, सियाहत और तारीख़ से वाबस्ता मखसूस अफराद की मौजूदगी में अयाज़ आर्ट गैलरी में इस न्यूज़लेटर की रस्म इजराई अमल में आई। न्यूज़लेटर के ज़िम्मेदारान के मुताबिक इस ऑनलाइन न्यूज़लेटर में हैदराबाद और कर्नाटक के फ़नकारों के तहक़ीक़ी कामों और इनके कारनामों को उजागर किया जाएगा। इलाके के गुमनाम फ़नकारों को दुनिया से मुतारुफ कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट रहा कि हैदराबाद कर्नाटका के कई आर्टिस्ट जो है बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत सारे अचीवमेंट्स करने के बाद भी नेशनल लेवल पे उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। जबकि बेंगलोर है हमारी कैपिटल सिटी, तो बेंगलोर में कुछ भी होता है तो बहुत सारा उनको न्यूज़पेपर्स में स्पेस मिलता है, 1 पेज का, हाफ पेज का। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और कई लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल करते हैं। इतना होने के बावजूद भी जो है उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मीडिया के थ्रू। तो मेरा यही एक ये था कि ये जो भी जितने भी कलाकार हमारे एरिया के हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से उनका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उनकी एक प्रोफाइल के तौर पे जो है उनका एक अच्छी तरह से एक आर्टिकल्स आना चाहिए। यहाँ का लोगों को फोकस मिलना है, आर्टिस्ट को फोकस मिलना। दिस वर्ल्ड विजन, ग्लोबल थिंकिंग, लोकल लिविंग, दिस कॉन्सेप्ट से ये जो पेपर बाहर आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।